मंच में मैं वैसे सब लोग को प्रणाम करती हूँ। मेरे जनता, मेरे बहनों भाइयों, आज हम यहाँ सब आए हैं माननीय राजनाथ जी को सुनने के लिए और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के होने के कार्यक्रमों के बारे में कहने के लिए। और क्योंकि समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ आप लोग सब हम यहाँ आए हैं माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए, इसलिए आप लोग को यही मैं कहना चाहती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारी, माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी पूर्व मंत्री को बोलना था, इसी क्रम में चैंपियन साहब को भी बोलना था और अपने देश राष्ट्र नेता मुन्ना सिंह चौहान जी को भी बोलना था, किंतु समय के अभाव को देखते हुए मैं सीधे आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनकी आवाज में दम है, जब बोलते हैं तो राहगीर चलते हुए रुक जाते हैं और उनको सुनने का वो भाव प्रकट करते हैं और उनके अंदर सुनता है। खुशी से हर किसी का, खुशी ने हर किसी का कुछ मकसद खिलाया है, तमन्ना जिसकी मुद्दत में थी वो दिन आज आया है। 2 मिनट में संसद में अपनी बात रखें। मैं हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हृदय स्तर इतिहास में उदाहरण आता है। हमने पढ़ा था कोर्सिका इज ए स्मॉल बट इंपॉर्टेंट प्लेस, तो मैं हमेशा कहता हूं विकास नगर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अपने क्षेत्र के इस हृदय स्तर में हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिनकी आवाज कोई दीवार रोक नहीं सकती, हिंदुस्तान के जन जन के नायक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज विकास नगर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों की तरफ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अब मैं सीधे मंच दे रहा हूं जिनके सुनने के लिए हम अति उत्सुक हैं, जिनकी आवाज में कोई दम है, ऐसे माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी और भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, स्थानीय सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, पूर्व मंत्री श्री हरक सिंह जी रावत, विधायक श्री सहदेव जी पुंडी, श्री गणेश जी जोशी विधायक और एक विधायक और मंच पर उपस्थित हैं, राजा साहब जिन्हें आप लोग चैंपियन के नाम से जानते हैं, कुंवर प्रणव प्रताप सिंह जी चैंपियन विधायक, श्रीमती नीलम सहगल और अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना है मुन्ना सिंह जी चौहान, श्रीमती मधु चौहान और जिलाध्यक्ष श्री संजय जी गुप्त, श्रीमती नीरू देवी और यह सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों बैठे बैठे इस सभा के दृश्य को मैं देख रहा था। मैं अभी राव इंद्रजीत सिंह जी से यह कह रहा था
क्या विकास नगर में कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है? सारे के सारे नौजवान ही हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अद्भुत उमंग और उत्साह यहां के नौजवानों के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। बहनों भाइयों, उत्तराखंड की धरती का एक अपना गौरवशाली इतिहास है। उत्तराखंड की धरती के प्रति उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की एक गहरी आस्था रहती है, क्योंकि इसे हम देवस्थली के रूप में जानते हैं। लेकिन आज जिस दिन विकास नगर की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, तो आज के एक दिन पहले ही 16 जून को जो उत्तराखंड में 2013 में भयंकर त्रासदी आई थी, उसका तीसरा वर्ष था, तीसरी वर्षगांठ थी। कुछ भी कहने के पहले मैं अपनी तरफ से 2013 16 जून को जो लोग प्राकृतिक आपदा में हताहत हुए थे उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उत्तराखंड में भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी न पैदा होने पाए। वह एक प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदा के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा न आने पाए, इसके लिए चाहे कोई राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितना अधिक से अधिक हम सावधानी बरत सकते हैं ताकि यहां की प्रकृति अपना संतुलन बनाकर रखे, पर्यावरण का संकट भी गहरा न होने पाए, वह प्रयत्न राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को करना चाहिए। और आज उस भयंकर त्रासदी के तीसरी वर्षगांठ पर मैं उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की त्रासदी की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में न हो, इसके लिए कोई एक योजना तैयार करे। भारत सरकार पूरी तरह से उसमें मदद करेगी, जितनी अधिकतम सहायता हो सकती है हम करेंगे। वह तो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उत्तराखंड में एक राजनीतिक आपदा भी आई। और राजनीतिक आपदा इसलिए कहता हूं कि सरकार हिल गई। और एक क्षण ऐसा आया था कि सरकार अवमत में आ गई, लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सब कराया। बहनों भाइयों, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगना चाहिए। खुद आपकी नाव में छेद हो गया था, और नाव में छेद रहे और नदी में नाव डूबने लगे, पानी चला जाए, तो नाव के डूबने का इल्जाम पानी के ऊपर नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों, उस नाव के छेद के ऊपर होना चाहिए। और वैसे भी कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी, डूबती हुई जहाज और उड़ते हुए परिंदे। जो जहाज डूब रही होती है उस पर जो बैठे हुए परिंदे भी होते हैं वह भागने लगते हैं। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की नैया जब डूबने लगी, कांग्रेस की जहाज डूबने लगी, स्वाभाविक है उस पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस का समय चला गया, अब चलिए इस राष्ट्र निर्माण में लगी हुई भारतीय जनता पार्टी को जो हम अधिकतम मदद कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको खड़ा होना चाहिए ताकि हम भारत को एक महान भारत बना सकें। लेकिन इल्जाम अनावश्यक हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है
और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो क्यों कह रहा हूं। आपने देखा होगा केवल थोड़ा सा मैदानी भागों को छोड़कर नई कांग्रेस सारे हिंदुस्तान से पूरी तरह से साफ हो गई है। और है भी यदि तो उत्तराखंड, हिमाचल, मिजोरम और एक कर्नाटक और ऐसे ही एक आध दो और राज्य हैं, मणिपुर, जहां पर की हस्ती मटकर रह गई है। हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी बहनों भाइयों। आज यह लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का हमारा स्वप्न पूरी तरह से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यदि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, क्यों कही थी? भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए, नौजवानों को रोजी रोटी का साधन मुहैया होना चाहिए, हिंदुस्तान की गरीबी दूर होनी चाहिए, भारत की राजनीति में पैदा हुआ विश्वास का संकट समाप्त होना चाहिए, नेताओं की कथनी और करनी का अंतर भी समाप्त होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी और कमोबेश वही हालात हो गए। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से 2 साल पहले जो यहां पर हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ था, मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी है। आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को ठोकर मारकर यह फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी ही भारत का भविष्य बना सकती है। इसने भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत देने का काम किया। भारत की राजनीति में यह एक युगांतकारी परिवर्तन था, वह आप सबने किया। और हिंदुस्तान की राजनीति में जब आपने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, स्वाभाविक रूप से आपकी अपेक्षा होगी जो हमने दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, वह सरकार क्या कर रही है। मैं जानता हूं कि यदि हमारे राजनीतिक विरोधी से यदि आप पूछेंगे तो राजनीतिक विरोधी यह कहेगा कि नहीं, सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप एक भी ताली मत बजाना। क्या यह सच नहीं है? कोई कह सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह काम किया, यह नहीं किया, यह अधिक किया, यह कम किया, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन कोई मां का लाल चाहे भारत का हो, कोई मां का लाल चाहे भारत का हो, चाहे दुनिया के किसी देश का, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कांग्रेस के लोग यह आरोप लगाते हैं, पहले भी कहा करते थे कि मोदी जी केवल विदेशों में घूमते हैं। बहनों भाइयों, मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। यही स्वाभिमान की भावना थी। अशफाकुल्लाह खान जैसा भी नौजवान 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई। प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, दिल में एक हसरत थी भारत मां के पड़े हुए पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को काटने की, भारत को आजाद कराने की। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई। अशफाकुल्लाह को फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी मुराद क्या है? राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह
आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होते? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर स्वाभिमानी अशफाकुल्लाह ने कहा, है मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना। भारत का मस्तक हमारे प्रधानमंत्री ने सारे दुनिया में जो ऊंचा किया है, बहनों भाइयों, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका की संसद के दोनों सदनों को जब हमारे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, जो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका के संसद सदस्य बीच बीच में संसद में खड़े होकर 60-70 बार बराबर तालियां बजाकर आपके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। क्या इससे आपको गौरव की अनुभूति नहीं हुई है? लेकिन हमारे राजनीतिक विरोधियों को यह बात समझ में नहीं आई। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि दुनिया की कोई मानी जाती है तो अमेरिका की मानी जाती है। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, सीना ठोक कर अब कह सकते हो कि भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों न हो, लेकिन दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। डंके की चोट पर आप कह सकते हैं। ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि 2 साल में केंद्र की कोई सरकार आएगी और जादू की छड़ी घुमा देगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके पहले की भी आपने सरकारें देखी है। कांग्रेस की सरकार थी, बराबर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ती थी। लेकिन चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में, चाहे मोदी जी की 2 वर्षों से सरकार चल रही है, बहनों भाइयों, भारत का ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। कोई नहीं कह सकता। हमें विश्वास है, भरोसा है हिंदुस्तान के नौजवानों पर, हिंदुस्तान की जनता पर हमें भरोसा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं किसानों को यकीन दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने वह सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं कि 2022 आते आते हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी वह ठीक 2 गुनी हो जाए। ऐसे हालात हम इसे हिंदुस्तान में पैदा करने वाले हैं। आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। पता नहीं उत्तराखंड की सरकार ने उसके लिए कोई बीमा की कंपनी, एजेंसी कोई तय की अथवा नहीं की, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के कई राज्यों ने उसे लागू कर दिया है। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहां नहीं लागू हुई है तो मैं यहां के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे लागू करिए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। और मेरे बहनों भाइयों, धान गेहूं इसका जहां तक सवाल है, केवल 1.5% का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन साग सब्जी यह सब सारी चीज है, उसमें प्रीमियम 5% का हो सकता है। शेष सारा जो देना होगा वो सरकारें देंगी, किसान को उसका भार नहीं झेलना पड़ेगा। यह हमारी सरकार ने फैसला किया। जितना नुकसान होगा पूरी की भरपाई, आधा तिहाई नहीं, 1/3 आधा नहीं, जितना किसान का नुकसान होगा
उसकी पूरी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, यह आपको विश्वास दिलाता। गन्ना किसानों का जहां तक सवाल है, गन्ना किसानों का, अभी मुन्ना सिंह जी चौहान मुझसे कह रहे थे, मुन्ना सिंह चौहान कह रहे थे कि भाई एक मिनट, गन्ना किसानों का भुगतान समय से हो, एक ऐसी कोई मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं राज्य सरकार से भी कहूंगा कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान होना चाहिए। और आपने देखा, पहले 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया पूरे हिंदुस्तान में गन्ना किसानों का था। हमारे प्रधानमंत्री ने पहल करके 6,000 करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दिलाने का काम किया है। एक कदम यह हमारी उत्तराखंड सरकार भी आगे बढ़े। बहनों भाइयों, हम भी आगे बढ़ेंगे और गन्ना किसानों को हम इस संकट से उबारना चाहते हैं और उबारेंगे इस संकट से। मैं गन्ना किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यहां मौजूद मेरे नौजवानों, अब तक जो सरकारें रही हैं, आपके ऊपर भरोसा और विश्वास इन सरकारों ने नहीं किया। हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप कोई सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको यदि सत्यापित कराना होता है, अटेस्ट कराना होता है, तो कहां जाते हैं? जो आवाज देकर बोलो, कहां जाते हैं? किसके पास? तेज आवाज में बोलो। अधिकारी के पास, नेता के पास, वही जाते हो ना? वही जाते हो ना? तो सुन लो मेरी बात, हमारी सरकार ने यह मुकम्मल व्यवस्था कर दी है बहनों भाइयों, कि हमारे नौजवान को अपनी ही सर्टिफिकेट, अपनी ही मार्कशीट, अपना ही आय प्रमाण पत्र, अपनी ही जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए नेता अथवा अधिकारी के दरवाजे नहीं जाना होगा। अब किसी अधिकारी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा।
और इतना ही नहीं, कभी कभी सारी हदें पार कर जाती थी। जबकि उस नौजवान के घर में पैसा नहीं होता था तो वह नौजवान अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी भाभी का आभूषण बेचकर वह पैसा देता था, तब जाकर उसकी नियुक्ति हो पाती थी। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए बहनों भाइयों, और इसको हम लोगों ने समाप्त किया है। सड़कों का जहां तक सवाल है, मैं सड़कों के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले भी सड़कें बनती रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और एक स्वर में सुनना चाहूंगा, हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बनाने का सिलसिला किस राजनेता ने प्रारंभ किया था? जोर से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। और मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष तक बीच में सरकार कांग्रेस की रही है, सब कुछ बैठ गया था, सब कुछ बैठ गया। बामुश्किल किलोमीटर, 2 किलोमीटर सड़कें रोज बन पाती थी। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, नेशनल हाईवे जो कि 2013-14 में केवल 3,500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाते थे। 2014-15 में, क्योंकि 14 में आधे समय तक हमारी सरकार रही है, बढ़ाकर उसे हम लोगों ने प्रतिवर्ष 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट अवार्ड किया। 8,000, नॉट 18,000, 8,000। और 2015-16 में हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 10,000 किलोमीटर तक के प्रोजेक्ट अवार्ड कर रहे हैं। और सुन लो आप कान खोलकर, मेरे बहनों भाइयों, 2016-17 में यानी इस वर्ष 25,000 किलोमीटर सड़कों के हम प्रोजेक्ट से अवार्ड करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी सड़कें ठीक नहीं होंगी, आवागमन के साधन ठीक नहीं होंगे, तब तक हम जैसा एक भारत बनाना चाहते हैं, धर्मान भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, यह हमारा स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं हो पाएगा। आज भारत एक मजबूत भारत बनकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहनों भाइयों बना है। और यकीन दिलाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वह समय दूर नहीं है कि हमारा भारत एक सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा, सारी दुनिया को सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। गृह मंत्री हूं, मैं जानता हूं लोग यह जानना चाहेंगे कि आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। इतना ही बताना चाहता हूं मेरे उत्तराखंड के बहनों भाइयों, कमजोर कलेजे के इंसान हम लोग नहीं हैं, मजबूत कलेजे वाले हम लोग इंसान हैं। आतंकवादी घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहले जितनी आतंकवादी घुसपैठ, आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में होती थी, आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें 50% की कमी लाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सेना के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, जिन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की। लेकिन जो हमारे बहादुर जवान अधिकारी शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मां के, भारत माता के चरणों में उन्होंने अपने को बलिदान कर दिया। ऐसी ही आप पढ़ते होंगे, आए दिन आतंकवादी मारे जा रहे। ऐसे ही 2014 के बाद अक्टूबर में मैं लेटा हुआ रात को 10, साढ़े 10 बजे टेलीविजन देखा, यह खबर आई इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने गोली चलाकर भारत के 5 निर्दोष नागरिकों को मार डाला। महिलाएं भी, मासूम बच्चों को भी मारा। मैंने तुरंत टेलीफोन करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक से पूछा, क्या हुआ, क्या हो गया। उन्होंने कहा, सर जो आपने देखा है वो सही है। मैंने कहा, हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने कहा, साहब हमने कई बार सफेद झंडे दिखाए,
मैंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बतलाया कि हम पाकिस्तान को यह संदेश देते हैं कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप पड़ोसी हो, आपके साथ बैठकर बात करना चाहते। तो बहनों भाइयों, डंके की चोट पर फिर मैंने कहा मेरा भी खून खौल उठा। बहुत बार सफेद झंडे दिखा लिए, लेकिन अब सफेद झंडा मत दिखाना। पहली गोली भी अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। पहली गोली भी अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो फिर अपनी गोलियों को गिना भी नहीं जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, उसके बाद का करिश्मा आपने देखा हो। माओवाद में भी घटनाओं में काफी कमी आ गई है। सुरक्षा, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि उसमें लगभग 37 से लेकर 40% तक कमी आई है। वैसे कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाकर रखना यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। लेकिन राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाकर रखने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम बराबर सहयोग करेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है। इसलिए आज ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में विकास व सुशासन यानी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसका वनवास हो गया था। कांग्रेस ने उसको वनवास भेज दिया था। लेकिन मेरे बहनों भाई, आज अपील करना चाहता हूं, अब हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस विकास सुशासन को कांग्रेस ने वनवास दे दिया था, हम उसकी घर वापसी करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम भारत को एक विकसित भारत बनाए। और नौजवानों, आपको भी बताना चाहता हूं, आपके मजबूत हाथों को भी रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने योजनाएं प्रारंभ की हैं। कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना। और आज आप उठाकर आंकड़े देख लेना, मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत नौजवानों के रोजगार के लिए जो हम लोगों ने सिलसिला प्रारंभ किया है, 3 करोड़ 40 लाख से अधिक नौजवानों ने मुद्रा बैंक से लोन लिया है कम ब्याज दर पर। उनके अंदर स्किल डेवलप किया है, कौशल विकास किया है। और कोई एक नौजवान यदि रोजगार करता है तो अकेले नहीं करता है, बल्कि 2-4 नौजवानों को और रोजी रोटी मिलती है। यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई भी सरकार हो, सभी को नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन हां, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है जिसके अंदर काम करने की योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, काम करना चाहता है, ऐसे नौजवान के हाथों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि इस संबंध में वह सहयोग करें। हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन 5 से लेकर 7 वर्ष का समय लगेगा। हिंदुस्तान का बदला हुआ दृश्य मेरे बहनों भाइयों आपको नजर आएगा। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हम लोग तो 2 वर्ष के बाद आपके बीच, जनता के बीच जाकर हिसाब किताब दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग पहले हिसाब किताब देने की हिम्मत नहीं जुटाते थे। हम रिपोर्ट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन वह रिपोर्ट कार्ड कभी पेश नहीं करते थे, आपके सामने आते नहीं थे। कभी कभी जनता को उनके हाथों से उनका रिपोर्ट कार्ड छीनना पड़ता था। ऐसे हालात। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत इस शानदार जो सार्वजनिक सभा आप लोगों ने आयोजित की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत पहले मैं विकास नगर में आया था। मुंडा सिंह जी कब आया था? आया था कि नहीं आया था? लोकसभा चुनाव में आए थे, आप लोगों से भेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? सबसे नहीं हुई होगी। हुई थी। तो बहनों भाइयों, फिर अब उत्तराखंड के भी चुनाव आने वाले हैं। अब जा रहा हूं, फिर उसी समय मिलूंगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता